अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर इज़राइल की तरफ से गज़ा शहर पर जो अटैक्स और हमले किए गए, शुहदा की तादाद 200 से ज़्यादा हो चुकी है, ज़ख्मियों की तादाद 1200 से ज़्यादा हो चुकी है। जो इमारतों को मिस्मार किया गया, मुनहदिम किया गया, तबाह और बर्बाद किया गया, उनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन एक इमारत का मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा। 13 मंजिला इमारत, जिसमें अल जज़ीरा समेत बहुत सारे जो इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क्स है, मीडिया हाउसेस है, उन सब के वहाँ पे ऑफिसेज़ बने हुए थे। फ़लस्तीन और गाज़ा से रिलेटेड जो भी ख़बरें हैं वो लोग उसी बिल्डिंग से नश्र किया करते थे, उसको टेलीकास्ट किया करते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इज़राइली आर्मी ने उन बिल्डिंग के तमाम ऑफिसेस के लोगों को सिर्फ़ 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 1 घंटा दिया जाता है, 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी बिल्डिंग तुम लोग खाली कर दो। 1 घंटे के बाद इस बिल्डिंग को मुनहदिम कर दिया जाएगा, इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। 1 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों ने बिल्डिंग के अंदर जो बुज़ुर्ग और बच्चे थे उनको किसी तरह से लिफ्ट के ज़रिए से नीचे पहुंचा दिया, और बाकी ये सारे लोग जो ऑफिसेस वग़ैरह के थे, सामान वग़ैरह लेके किसी तरह से सीढ़ियों से जो है नीचे पहुँचे। यानी 1 घंटे में जितना समेट सकते थे, जितना ले सकते थे, ये बेचारों ने उस तरीक़े से अपना सामान वहाँ से समेटा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसी कितनी इमारतें होगी जिनको कल भी जो है मुनहदिम कर दिया गया। और परसों की रिपोर्ट तो मैंने आपको बताया हूँ कि 200 बिल्डिंगें परसों के दिन, और जो 24 स्कूल जिसके अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, तकरीबन 24,000 से 25,000 स्टूडेंट्स के तालीम का नुकसान, यानी उनके स्कूलों को ज़मींदोज़ कर दिया गया। यहाँ पे अब मेरे जहन में एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि हमास कहाँ है? हमास कहाँ है? जो मैंने आपको पहले कहा था ना कि हमास ख़ुद इज़राइल का एक आलयकार है। हमास कोई मुजाहिदीन की जमात नहीं है। हमास कोई जो है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो इस्लाम के लिए या मुसलमानों के लिए लड़ने वाला है। हमास ख़ुद जो है एक इज़राइली ऑर्गेनाइजेशन है। आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। यानी उसका जितना काम था कि पहले दिन जो 1100-1200 जो बोगस मिज़ाइल है, खाली उसको मीडिया के अंदर जो है पूरी तरह से शाये करना और पूरी तरह से पब्लिसिटी करना, और इज़राइल ने जो है पूरी तरह से उसका जो आयरन डोम था उसके ज़रिए से एक तो उनको ज़मीन पे गिरने नहीं दिया, और दूसरी तरफ फिर उसने ऐलान कर दिया कि हम अब गज़ा में घुसकर जो हमास के आतंकवादी है उनको हम ठिकाने पे लगाएंगे। अब जैसे ही इज़राइल की तरफ से ये ऐलान किया गया, तो फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से गज़ा के अंदर इज़राइल की कार्रवाइयाँ जारी है। उसने पूरे आधे गज़ा शहर को बर्बाद कर दिया। और हमने आपको पहले यही बताया था कि इज़राइल को पूरी दुनिया के सामने सिर्फ़ और सिर्फ गज़ा पे हमला करने के जवाज़ की दलील चाहिए, और उनको जवाज़ की दलील ये मिल गई कि हमास ने हमको उंगली किया, हमास ने हमको वर्गलाया, हमास ने हमको उकसाया। यही दलील जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने जो बाइडेन से फ़ोन पर जो बातचीत की उसमें उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि हमास की तरफ से जो हमको वर्गलाया और उकसाया गया है, तो जब तक हम हमास के सारे ठिकानों को बर्बाद नहीं कर देते उस वक्त तक हम सीज़ फायर पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। और इसी वजह से नाम हमास का है, लेकिन आधे शहर को उन्होंने बर्बाद कर दिया। आप मुझे बताओ, ये जो मासूम 200 लोग जिनकी जानें गई है, 200 से ज़्यादा, ये जो शहीद हुए हैं, मुझे आप बताओ, ये 200 से ज़्यादा जो शोहदा है, जिसमें अक्सरियत मासूम बच्चों की है और उसके बाद औरतों की है, क्या आपको लगता है ये सब हमास के लोग होंगे? ये बेचारे मासूम लोग हैं ये। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, और फिर दूसरा ये जो 200 बिल्डिंग है उसके अलावा और जो सारी बिल्डिंग है वहाँ पे मिस्मार की गई और पूरे आधे शहर को बर्बाद कर दिया गया। क्या आपको लगता है इतना आधा शहर, ये आधे शहर के बिल्डिंगों में ये जो अल जज़ीरा चैनल का ऑफिस था और उसके अलावा ये सारे बड़े बड़े जो न्यूज़ नेटवर्क्स है, BBC वगैरह वगैरह, इन सब के ऑफिसेज जिस बिल्डिंग में थे, तो क्या ये सब हमास के लोग थे?
मैं उन लोगों के इंटरव्यू सुन रहा था। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। कल मैंने आज तक का फ़ोटो अपने थंबनेल पे रखा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आज तक जो है नाकाबिले एतमाद है। ये हमको पहले से मालूम है, लेकिन मुझे हिंदी के अंदर लिखा हुआ मिल गया तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, वरना मैं ऑफिशियली अल जज़ीरा है, ग्लोबल न्यूज़ है, उसके अलावा TRT जो तुर्की का न्यूज़ चैनल है, रशिया टीवी है, CCTV है चाइना का, ये सारे न्यूज़ चैनल्स मैं देखता हूँ। बहरहाल मुझे ज़रा वो क्लियर कर देना था, वरना लोग ये समझ रहे थे कि मैं आज तक की न्यूज़ देखकर ही आप लोगों तक को जो है उसके बारे में, यानी उस पर मैं भरोसा और एतमाद करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहरहाल बताने का मकसद यही है आखिर में कि हमास के जो लोग हैं, हमास के लोग, उन्होंने सिर्फ वरगलाए, उकसाए और वरगला के और उकसा के वो लोग बाजू को हट गए और उन्होंने जो है पूरा मौका दे दिया। अब इजरायली आर्मी पूरी शहर में घुसी हुई है बड़े बड़े टैंकों के साथ में। 900 टुकड़ियाँ हैं, 900 टुकड़ियाँ। अब भी फजर के बाद में, मैं ये सबक जो है फजर के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब भी मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, उसके अंदर ये था कि 900 टुकड़ियों को उन्होंने उनकी तरफ भेजा है। आप मुझे बताइए मोहतरम दोस्तों, क्या ये सारी बातें सुनने के बाद में भी आपको मेरी उस बात पे भरोसा नहीं है जिसमें मैंने कहा था कि ये पूरा प्री प्लान है? वेस्ट बैंक के अंदर जो 35 लाख, गज़ा में जो 30 लाख और ऑलरेडी जो इज़राइल है उसके अंदर जो 30 लाख मुसलमान हैं, तीनों को मिला के ये 95 लाख होते हैं। इज़राइल तो ये सारे इलाकों पे कब्ज़ा करना चाहे उसको 1 घंटा भी नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद उसको पहले मुसलमानों को डराना है, मुसलमानों को धमकाना है। किस लिए? सिर्फ़ इसलिए ताकि वो लोग गज़ा भी छोड़ के मिस्र की तरफ चले जाए और जो वेस्ट बैंक के लोग हैं वो उर्दून में चले जाए। मतलब ये है कब्ज़ा तो करना है लेकिन मुसलमानों की तादाद कम करके, क्योंकि मुसलमान अगर रहेंगे तो फिर उनको इज़राइल की सिटीज़नशिप देना पड़ेगी। फिर वही मसला होगा, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद में इन लोगों को वोट डालने का हक़ होगा और फिर वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे, फिर तो अरबों की हुकूमत वहाँ पे बन जाएंगी। बहरहाल ये पॉलिटिक्स मैंने आप लोगों को समझाया था। आज मैं आपको एक और पॉलिटिक्स समझाता हूँ, अल्लाह के वास्ते उसको समझो। आपको पता है गुज़िश्ता 1 महीने से, यानी अप्रैल का पूरा महीना इज़राइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट में, उसके ख़िलाफ़ में पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे थे। उसके ऊपर रिश्वतखोरी के, उसके ऊपर जो है इसके बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, बड़े बड़े उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए हैं। उसने जो है मुल्क का जो पैसा है उसमें बहुत बड़ा उसने गबन कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से लोग उससे नाराज़ हैं। लोग जो है उसके ऊपर, आप देखो अभी अगर आप थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करोगे, स्टडी करोगे, गूगल में जाके देखोगे तो आपको ख़ुद ये सारी ख़बरें पता चलेंगी। पूरा अप्रैल का महीना पूरे इज़राइल के अंदर हर शहर के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोग रोडों पे निकले, सड़कों पे निकले, कई लोगों की जानें गई उसके अंदर। और लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि उसी की वजह से ये जो कोरोना का पीरियड है, मुल्क की इकोनॉमी पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। और लोगों ने उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए वो करप्शन के लगाए कि इसने मुल्क के पैसे में बहुत ज़्यादा गबन किया है, इसकी वजह से ही लोगों का आज ये हाल हुआ है। यानी पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बन गया था जिसकी वजह से बस लोग उसको हटाने पर और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाकर मुकदमा चलाने की जो है मांग कर रहे थे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कोरोना की वजह से तकरीबन 6,500 लोगों की इज़राइल में भी जान गई है। और उसके अलावा ये जो मस्जिद अक्सा का जो हादसा पेश आया, उससे सिर्फ़ 4-5 दिन पहले इज़राइल के अंदर ये लोग कोई फंक्शन और प्रोग्राम मना रहे थे जिसके अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की जो है जानें चली गई। यानी उसमें 100% यहूदी थे, क्योंकि वो यहूदियों का ही कोई फेस्टिवल था। अब पूरे मुल्क में एक तो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में करप्शन का माहौल बना हुआ है, लोग उसके ख़िलाफ़ में हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ये 5वीं मरतबा इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर है। अब उन्होंने जब ये देखे कि भाई पूरा मुल्क मेरे ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, तो पूरे मुल्क के माइंड को अब कैसे डाइवर्ट करना, पूरे मुल्क के जहन को जो है अब दूसरी तरफ किस तरीके से उसको रुख देना। अब उसको दूसरा रुख देने के लिए एकदम उनके नज़दीक एकदम सादा, सिंपल, आसान फार्मूला यही था कि मस्जिद अक्सा में कुछ ऐसा करो प्रोग्राम कि जिससे मुसलमान उचक जाए, मुसलमानों को वरगलाया जाए,
मुसलमानों को पत्थर फेंकने के ऊपर मजबूर किया जाए, और इन्होंने खाली 2-4 पत्थर भी फेंक दिए तो बस उसके बाद में जो है माहौल ऐसा बनाया जाए, आंसू गैस और फिर फायरिंग और ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद और माहौल बिगड़ता है। सेम टू सेम ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से किया गया, ये पूरा माहौल क्रिएट, ताकि उनको इस तरीके का मौका मिले और फ़ौरन इमीडिएटली, हालांकि वो इलाके के अंदर ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसे वाक़यात जो है ऐसे अक्सर पेश आते रहते हैं। मस्जिद अक्सा उसके बाहर का जो इहाता है, ऐसा कई मरतबा जुमा के मौक़ों पर भी वहाँ पे वो होता है। उसके बावजूद एकदम इमीडिएटली हमास की तरफ से अल्टीमेटम आ जाता है 24 घंटे का, और वो अटैक भी करना शुरू कर देता है। ये समझो, पॉलिटिक्स को समझो मेरे भोले भाले सीधे सादे ईमान वाले मुसलमान भाइयों, समझो इस पॉलिटिक्स को, इस डिप्लोमेसी को समझो। आप सिर्फ़ और सिर्फ पूरे मुल्क की तवज्जो को दूसरा रुख देने के लिए और पूरे मुल्क के माइंड को जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा क्या पूरा षड्यंत्र रचा गया, ये पूरा क्या पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया। और जब ये सारा प्रोग्राम बन के एकदम रेडीमेड और तैयार हो गया, उसके बाद आज हम देख रहे हैं उसको अप्लाई किया जा चुका है। हमास ने अपना काम कर दिया। पहले एक दिन जो है खूब जो जितना उनको बताया गया था उन्होंने उतना काम किया, उसके बाद आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। अब बेकसूर लोगों की जाने जा रही है। OIC की बैठक भी हो गई है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे बस यही सारी खबरें हैं। और वो मुल्क के जो सारे लोग थे, क्योंकि पूरे मुल्क में कोहराम मचा हुआ है, दंगे फसाद हो रहे हैं पूरे इजराइल के अंदर। अब पूरे मुल्क में जब दंगे फसाद हो रहे, जब मुसलमान और यहूदी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, तो पूरा मुल्क अब लग गया दूसरे काम के अंदर। और ये जो जनाब थे ये अपनी जगह पे सेफ़, अब कोई प्रोटेस्ट नहीं है। जबकि अप्रैल को कितने दिन हुए मुझे आप बताओ ना। आप अप्रैल का महीना गुजर के दिन कितने हुए? मुश्किल से अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद 15 दिन के अंदर पूरी हालत, पूरी सिचुएशन ऐसी चेंज हो गई कि आज पूरा रुख ही बदल गया। अब किसी के जहन में ना करप्शन का ख्याल है, ना किसी के जहन में जो है उसको हटाकर उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगाने का ख्याल है, क्योंकि उसका मकसद है अब मैं अपने मुल्क के लोगों को ये बताऊं कि मैं ही हूं जो मुसलमानों से तुमको बचा सकता हूं, और मैं ही हूं जो तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, और मैं ही हूं जो इजराइल को बचा सकता हूं, और मैं ही हूं जो हमास को दबा सकता हूं, और मैं ही हूं जो गाज़ा के ऊपर अटैक कर सकता हूं, और मैं ही हूं जो किसी से नहीं दब सकता हूं। पूरे मुल्क को अब उसको ये बताना है, उधर से ध्यान हटा के करप्शन की तरफ से। अरे तुम क्या करप्शन के चक्कर में पड़े? करप्शन को दो छोड़ के अभी अपने जान की हिफाजत करो, और वो मैं ही तुम्हारी कर सकता हूँ, और मैं ही तुम्हारे मुल्क को बचा सकता हूँ। अब पूरे मुल्क के अंदर वो सारी बातें ख़त्म हो गई। अब लोगों ने कहा कि नहीं भाई अभी इसी को रहने दो, और क्योंकि यही अपनी अब हिफाजत कर सकता है। ये पॉलिटिक्स को समझो रे मेरे ईमान वाले भाइयों, समझो अल्लाह के वास्ते, समझो अल्लाह के वास्ते, समझो अल्लाह के वास्ते। जोश में नहीं आने का, जोश में जज्बात में नहीं आने का। जोश जज्बात जो है ना, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कुरान करीम को तर्जुमे के साथ पढ़ो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो। सीरत को पढ़ने के बाद में जहन की पूरी जो गुत्थियाँ हैं ना वो खुल जाती है, और पता चलता है जो सीरत जिस तरीक़े से हमारी रहबरी रहनुमाई करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सारे मसलों के अंदर जो सब्र व तहम्मुल का मुआमला किया, आगे की दूर अंदेशी, क्योंकि सारे हालात आपकी नज़रों के सामने थे। ये हमको सीखने के लिए मिलता है। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा, ये जो सारा पॉलिटिक्स मैंने आपको खोल खोल के समझाया हूँ और आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि ये सारे हालात खुद ब खुद नहीं हुए हैं, ये प्री प्लान किए गए हैं ताकि बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी बाकी रह सके। अल्लाह हमको ये सारी बातें समझा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।